नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पौड़ी में चल रहे विकास के कामों की प्रगति पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन और तीर्थाटन को भी बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश भी अफसरों को दिए हैं। अभी तक की सारी पूरे वर्ष भर की जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उस पर पूरी चर्चा हुई है और कुछ विभागों में अभी अपेक्षा अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पाई है उनको उनके लक्ष्य के लिए कहा है और अगले वर्ष के लिए कि जैसे ही नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा तो अप्रैल माह में ही पहले ही सारे विभाग जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होनी है अपना एक रोड मैप बना लेंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, उसके अनुरूप पूरा मैप बनाकर उस पर पूरे वर्ष भर काम होगा। क्योंकि इस बार ये बैठक ये मार्च आने वाला है, वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है, तो अभी तो केवल लक्ष्य प्राप्ति के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मंत्रियों और अधिकारियों को गांव में चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण होने के साथ विकास कार्यों को गति मिल सके। पूर्व में भी सरकार के कुछ प्रतिनिधि गांव में चौपाल लगाते दिखाई दिए, लेकिन जैसा सोचा जा रहा था वैसा धरातल पर नहीं उतर पाया। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया था कि गांव के विकास की कार्य योजना धरातल पर चौपाल लगाकर ग्रामीणों के सुझाव पर तैयार की जाए। सरकार की महत्वपूर्ण और कल्याणकारी पहल चौपाल को लेकर मंत्री और अधिकारियों की उदासीनता पर अब मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारियों और मंत्रियों को गांव में जाकर चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्या का त्वरित समाधान हो सके और विकास की योजनाओं को गांव तक कम समय में पहुंचाया जा सके। सीएम धामी ने कहा कि उनके द्वारा पार्टी संगठन से इस विषय पर चर्चा की गई है, जिसमें सांसदों से भी इस पहल के बारे में खास तौर से भागीदारी करने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब मांगा है उनसे। हाईकोर्ट ने 2 माह के भीतर रिक्त पड़े एएनएम पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। गए पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने डीजी हेल्थ विनीता शाह को अवमानना का नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। इस पिटीशन में नीमा गोस्वामी ने 2021 में एक पिटीशन फाइल करी थी, जिसमें एएनएम की भर्ती प्रक्रिया के लिए एक पिटीशन फाइल करी। उस पिटीशन में माननीय न्यायालय द्वारा यह दिशा निर्देश दिए गए थे कि विधिवत तरीके से 2 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी करी जाए अपॉइंटमेंट की, लेकिन 2 महीने के भीतर इसमें कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके लिए नीमा गोस्वामी एंड अनदर्स वर्सेस विनीता शाह आज फाइल करी गई, जिसकी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने विनीता शाह डीजी हेल्थ को नोटिस जारी किए हैं। इसकी अगली तारीख मई में लगी हुई। तो इस पिटीशन में खनन से भरे ट्रकों के ओवरलोडिंग मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। इस मामले में सरकार से भी जवाब मांगा गया है। साथ ही कोर्ट ने ओवरलोडिंग को लेकर सरकार के शासनादेश पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने आरटीओ को आदेश दिए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों, केंद्र सरकार की ओवरलोडिंग नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। कोर्ट ने जिलाधिकारी, आरटीओ सचिव, खनन और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। जो खनन में लगे हुए वाहन हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं माइनर मिनरल का, उनके लिए खनन समिति द्वारा एक अपर लिमिट मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार तय की गई थी कि वो मैक्सिमम 108 क्विंटल तक ही मटेरियल लोड कर सकते हैं।
लेकिन 30 जनवरी को सरकार ने एक शासनादेश जारी किया कि 108 कुंटल से अधिक भी अगर वो मटेरियल लेके ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस पर रॉयल्टी देने के बाद उनको अगले दिन की निकासी दी जाएगी, परमिट किया जाएगा। यानी कि एक तरह से ओवरलोडिंग को लीगलाइज कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ओवरलोड व्हीकल सभी माइनिंग साइट से नदियों की चल रहे थे। जिसके बाद आज कोर्ट में मैटर आर्ग्यू हुआ था और कोर्ट ने इस पर जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्राविधान हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके अनुसार राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो इस आदेश का अनुपालन न करे, इस पर स्टे लगा दिया है। देहरादून में अवैध खनन सामग्री भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकना पुलिसकर्मी को भारी पड़ गया। माफिया ने कैंट कोतवाली में तैनात सिपाही मनोज राणा के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए थाना कैंट पुलिस ने एक आरोपी समीम को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके 3 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। एसएसपी दिलीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि सिपाही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जब उसने नून नदी से अवैध खनन चोरी कर ले जाते हुए ट्रैक्टर को रोका था। चालक ने उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाही जो है वाहन को रोकते वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है समीम सन ऑफ शमशाद, उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। उसमें 3 उसके भाई लोग हैं, उनकी अरेस्टिंग अभी नहीं हुई है, उनको भी अरेस्टिंग शाम तक हम कर लेंगे। इसमें इन चारों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो सीज कर ली है और इसमें हम इंश्योर करा रहे हैं निकट भविष्य में भी कहीं किसी प्रकार का कोई अवैध खनन न हो। खनन माफियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सारी व्यवस्था। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। वहीं राज्य सरकार द्वारा 15वें वित्त की 2 किश्तों का बजट नहीं मिलने से नाराजगी प्रकट की गई। बता दें, पालिका की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से शहर में निर्माण कार्य ठप पड़ गए हैं और जनता परेशान है। सभासदों ने अपने अपने वार्डों की समस्या को पटल पर रखा है। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि शासन ने टैक्स प्रणाली परिवर्तन करने का प्रस्ताव मिला है, जिस पर मंथन किया जा रहा है। चल रही है और उसमें तमाम विषयों पर मंथन हो रहा है। अभी शासन के द्वारा एक निर्देश भेजा गया है कि जिसमें टैक्स प्रणाली में परिवर्तन करने की बात कही गई है, उसको बोर्ड के सामने रखा गया और उसमें अभी ईओ को निर्देश दिए गए हैं कि उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार करके अगली मीटिंग में उसको रखा जाए। और जहाँ तक निर्माण कार्यों का सवाल है, निर्माण कार्यों के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। शासन को हम कई पत्र भेज चुके हैं। 15वें वित्त का पैसा जो अप्रैल 2022 में आ जाना चाहिए था, वो आज की तारीख तक नहीं आया है। बैठक दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी को लेकर हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हम शांतिपूर्वक भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखने आए थे, क्योंकि भाजपा राज्य में और पूरे देश में भाजपा की सरकार है। तो आज पुलिस ने इतने लोग तो हम भी नहीं है जितनी यहाँ पुलिस खड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है और राज्य सरकार का इशारा है। जितने भी पुलिस वाले खड़े हैं, 200-250 पुलिस वाले खड़े हैं, सबके हाथों में लठ है, डंडा है। तो उनका सीधा सीधा इशारा है कि इन पर लठ। शराब नीति के खिलाफ जो FIR हुई थी, आप देख रहे हैं पिछले 1 साल से प्रकरण चल रहा है। कहीं भी जो मनीष सिसोदिया जी का FIR में नाम नहीं था। उसके पश्चात भी मनीष सिसोदिया जी को बुलवाकर उनको गिरफ्तार किया गया और एक छोटा सा आधार कि वो सही जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक छोटे से आधार पे CBI गिरफ्तार कर रही है केंद्रीय नेता को। ये बड़ा मजाक का विषय है। शराब नीति
और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जहां स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने एमडीडीए पर मिलीभगत और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसे लेकर स्वराज सेवा दल ने एमडीडीए का घेराव किया है। तो वहीं एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी शहर भर में चल रहे अवैध निर्माण को बख्शने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि यदि कोई भी गलत तरीके से अवैध निर्माण कराता है तो एमडीडीए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। डकैतों का इलाज करने आ रखा हूँ मैं। कभी भाई साहब जब मैं आता हूँ ना, डकैतों का इलाज बांध के जाता हूँ। इसको प्रशांत सिंबाल की फाइलें साथ में लाया हूँ, इसकी जांच करवाऊंगा। उपाध्यक्ष जी आएंगे मौके पर, मेरी जो फाइलें उन पर सवाल जवाब होगा। तलब होंगे ये अधिकारी, तलब होंगे सारे जो आला अधिकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं और यहाँ उगाई के लिए बैठा रखा है इन लोगों को। क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या इनके पास जीरो टॉलरेंस की बात है? जीरो टॉलरेंस विजिलेंस पहले से बना रखी थी, अब वो एक नंबर दे दिया हेल्पलाइन। उससे क्या सारा जनता को गुमराह करने पर लगे हुए हैं। एमडीडीए डकैती पर लगा हुआ है, सरकारी संपत्ति इन्होंने बेच दी। प्रदर्शन इन डकैतों का इलाज करने आ जहां जिलाधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने जनता की समस्या को सुनने के लिए सोमवार को जनता दरबार लगाया। जिलाधिकारी ने मौके पर कई फरियादियों की समस्या का समाधान भी किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन संबंधी विवादों को निपटाने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनको निपटाने में थोड़ी कानूनी दिक्कत आती है, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि फिर भी जल्द से जल्द जमीन संबंधी विवादों को भी निपटा लिया जाए। के करीब हमारे पास शिकायतें आई, जिनमें से पानी की, बिजली की और लैंड फ्रॉड्स की बहुत सारी शिकायतें थी, जिन पे इंस्ट्रक्शंस कंसर्न तहसीलदार और एसडीएम को दे दिए गए हैं कि तत्काल। कुछ डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि कहीं म्यूटेशन नहीं हुआ या कहीं डिमार्केशन नहीं हुआ, जहाँ अनडिस्प्यूटेड है वहाँ इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन जहाँ कहीं कोर्ट में केस चल रहा है या कोई डिस्प्यूट है, ऐसे मामले बहुत जल्दी निस्तारण नहीं हो सकता है। इसमें पूरी डिटेल्स लेके और एक किसी कंक्लूजन पे पहुँचना पड़ता है। वही ऐसे मामले होते हैं जो बार बार आते हैं। अदरवाइज हमारे लेवल पे जो मामले अनडिस्प्यूटेड होते हैं या जो तत्काल करने योग्य होते हैं वो हो जाते हैं। देहरादून में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मसूरी और देहरादून के बीच सड़क पर कोई अपनी 1 महीने की बच्ची को सड़क पर फेंक कर चला गया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस बच्ची को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है कि आखिर ये कार्य किसके द्वारा किया गया है। मॉर्निंग के टाइम पर एक नवजात बच्ची मिली है। उस बच्ची को पुलिस के द्वारा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। जानकारी पता चला कि उस बच्ची की जो उम्र थी वो लगभग 1 माह की बच्ची थी और पुलिस के द्वारा जो संगत धाराएं होते हैं, संगत धाराओं में उसको मुकदमा किया जा चुका है और बच्ची को मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद CWC के सपोर्ट कर दिया गया। सर, कुछ पता चला है कि आखिर किसने वो बच्ची को जो है फेंका? नहीं, अभी इस बात की तो जाँच चल रही है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि जो बच्ची है, बच्ची CWC में है और कुछ लोग ने ये इस बात में रुचि जताई है कि उसका अडॉप्शन करना चाहता है। संबंधित एजेंसी से वो संपर्क करके उसका अडॉप्शन बैंक की फर्जी एनओसी से वाहन बेचने वाले गिरोह का रायपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में रायपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनके पास से वाहनों की फर्जी बैंक एनओसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया है कि ये आरोपी फर्जी एनओसी से वाहन बेचते थे। जिन वाहनों का लोन बैंक में बकाया होता था, ये उन वाहनों को फर्जी बैंक एनओसी के जरिए किसी अन्य को बेच देते थे और मुनाफा कमाते थे। एसएसपी ने बताया कि इन्होंने अब तक 80 से 90 वाहनों को फर्जीवाड़े से बेचा है। पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रही है कि आखिर इनके गिरोह में कौन कौन शामिल है। गैंग पकड़ा गया है 4 लोगों का और उन 4 लोगों का गैंग से हमको ये जानकारी मिली। इसमें 4 लोग हैं। इन्होंने गैंग बनाया था जिसमें जो जैसे जो तमाम जो बैंक होते हैं, उन बैंकों के माध्यम से जैसे फाइनेंस होकर के जो गाड़ी खरीदी जाती हैं, यदि मालिक ने अगर टाइम से जो EMI होता है अगर पेमेंट नहीं कर रहा हो तो ये रिकवरी एजेंट के माध्यम से फिर गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। तो त्रिशक्ति एक रिकवरी एजेंट है, उसमें ये 4 लोग काम करते थे और इन्होंने वो लेकर के फिर फर्जी तौर पर जो है उसका एनओसी बना करके जो पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको फिर आरटीओ ऑफिस में ले जा करके फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना करके फिर उसको बेचने का काम करते थे।
हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर अस्पताल परिसर में घूमकर लोगों से ठगी करता था। बाहर से आने वाले मरीजों से ठगी करता था। फर्जी डॉक्टर उपचार के नाम पर वसूल रहा था पैसे, जहां पूर्व में पतंजलि में ये डॉक्टरी की पढ़ाई करता था। गलत हरकतों की वजह से वहां से बाहर किया गया था। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ऐसे में इसकी अधूरी रह गई थी। पतंजलि कर्मचारियों ने इसको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। बिहार के रहने वाले युवक को अब जेल भेजने की तैयारी है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है। इस साल शिक्षा विभाग का मकसद है कि बोर्ड परीक्षाओं में अंक प्रतिशत को बेहतर किया जाए। इसके लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा एक प्री बोर्ड एग्जाम कराया गया। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा भी 2 प्री बोर्ड एग्जाम परीक्षार्थियों के करवाए जा चुके हैं, जिससे बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के बारे में जानकारी दी जा सके कि किस तरह से निश्चित समय अवधि के अंतर्गत परीक्षा पेपर को देना है। बोर्ड परीक्षा जो रामनगर बोर्ड से संचालित हैं उसके लिए जनपद पूरी तरह से तैयार है और परीक्षा से पहले हमारा जो ध्येय है वो है परीक्षा फल को सुधार करना। इसके लिए क्लास 10th और 12th के लिए एक प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमारे निदेशालय के द्वारा कराया गया है और 2 प्री बोर्ड एग्ज़ाम हमने खुद किए हैं, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए बोर्ड की परीक्षाओं को देने की। तो निश्चित रूप से हमारा ये बोर्ड सुधरेगा, बोर्ड का परीक्षा फल सुधरेगा और बोर्ड के बारे में जो डिटेल जानकारी है वो मैं आपको। कालाढूंगी कोटाबाग ब्लॉक की सड़कें दुर्घटनाओं को दावत दे रही हैं। सड़कों की हालत ये है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को ये गड्ढे दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि इन सड़कों के टूटने पर इनमें सिर्फ टल्ले लगाकर मरम्मतों का कार्य किया जाता है, जो कि कुछ ही समय में फिर से टूट जाती है। बरसात में इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे इन टूटी सड़कों पर रोज दुर्घटनाओं का होना लगा रहता है। ब्लॉक का मार्ग है, तहसील मार्ग है, काफ़ी टाइम से हालत ख़राब है। हमारे गांव के अभी कोई मरीज़ होता है उसको हॉस्पिटल जाने में हमें 1-1 घंटा लग जाता है। काफ़ी टाइम से सड़कों का हाल सबसे गांव के अंदर की सड़कें हो चाहे मेन हाईवे की सड़कें हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं लेट होते हैं। अभी किसी स्वास्थ्य को परेशानी हो गई तो हमें जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। सड़कों में बरसात में पानी भर जाता है। सरकार काफ़ी टाइम से इसमें कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। चाहे गाँव के अंदर की सड़कें हो, ये मुख्य मार्ग की जो सड़क देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक को जाती है और तहसील मार्ग को जोड़ती है, लेकिन इसमें कोई सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। जब भी भरे तो टल्ले भरे और हफ्ते भर में टल्ले उखड़ के खराब हो। कोटाबाग क्षेत्र की समस्त सड़कें हैं वो बिल्कुल इस समय खस्ता हाल है। चाहे आप आंतरिक मार्ग देख लीजिए और चाहे आप मुख्य मार्ग देख लीजिए, सारे जो रोड की स्थिति है वो बिल्कुल खस्ता हाल है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि कितने सारे रोडों में गड्ढे हुए हैं। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। और अगर हम इस विषय में बोलते हैं तो फिर ये सरकार के लोग कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं। अगर हम नेतागिरी ही कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं क्योंकि हम अपने क्षेत्र के लिए नेतागिरी कर रहे हैं। इस समय हमें में खड़े हैं, यहाँ पर रोड खस्ता हाल है। आप ये समझिए कि मुख्य मार्ग और आंतरिक मार्गों की स्थिति इतनी खराब है कि अभी जरा सी बरसात होगी इनमें पानी भर जाएगा और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कोटाबाग क्षेत्र की उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को दायित्व दिए जाने से पहले राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने दायित्व बंटवारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने से बचती रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिस पर सीएम धामी की मुहर लगनी बाकी है। दोबारा से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उनके पहले कार्यकाल से ही जो है दायित्व भाजपा में बांटे जाने की चर्चाएं लगातार जोरों पर हर महीने उठ जाती हैं, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी का ये झुनझुना बार बार बजता तो जरूर है, लेकिन ये झुनझुना किसी कार्यकर्ता को पकड़ा ही नहीं जा रहा है। और ये कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर 5 साल पार्टी की सेवा करता है तो दायित्व उसको मिलना ही चाहिए उसकी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इससे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य में जो रुकावटें आती हैं वो दूर होती हैं। की योजनाएं धरातल पर लगातार देखती हुई नजर आ रही हैं और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर भी दी है कि होली से पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी को लिस्ट सौंप दी गई है हमारे प्रदेश प्रभारी जी के द्वारा। लेकिन जैसे ही लिस्ट सौंपी गई है उन्होंने टिहरी में इतनी सारी सौगातें अभी दी हैं, अभी आपको न्यूज चैनल के माध्यम से और हमको भी वहां के माध्यम से ज्ञात हुआ है। तो जैसे ही वो टिहरी से वापस आएंगे उस सूची पर एक नजर डाली जाएगी और उसके बाद सूची की घोषणा कर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ बने रहिए के साथ।